नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और जो टॉपिक का नाम है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है और इसका जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स होगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बेसिक्स थी, बाकी और चीज़ें थी, उसके MCQs पहले ही बना चुके हैं, तो उसको आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए कहा गया है द एलिमेंट और द कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। तो देखिए अर्थ के क्रस्ट में जो एलिमेंट या जो कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इनको कहा जाता है मिनरल्स। क्या कहा जाता है? इनको मिनरल्स कहा जाता है। तो ये मिनरल्स कहाँ एग्जिस्ट करेंगे? अर्थ के क्रस्ट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मिनरल्स विच कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल। तो देखिए ऐसे मिनरल्स जो क्या जिनके अंदर क्या होता है, जो मेटल कंटेन करते हैं, मतलब कई से बहुत ज़्यादा परसेंटेज में मेटल जिसमें पाया जाता है, ऐसे मिनरल्स, और कहीं ना कहीं उनमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट भी किया जाता है। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है कि उसमें से निकाला जा सकता है मेटल्स को। तो ऐसे मिनरल्स को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है ओर्स, ठीक है। तो ये ओर होते हैं, याद रखिएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। अब देखिए मेजर सोर्स मतलब जो मेटल्स हैं वो हम लोग को मेनली कहाँ से मिलते हैं? एटमॉस्फेयर में कोई मेटल नहीं होता है, ओशन में भी मेटल्स नहीं होते हैं। हालांकि NaCl आप डिराइव कर सकते हो वहाँ से, लेकिन ये इतना भी इम्पॉर्टेंट सोर्स नहीं है मेटल्स का। जो मेन हम लोग को मेटल्स मिलते हैं वो सोर्स क्या है उसका? वो है अर्थ का क्रस्ट, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट से हम लोग को मेनली ज़्यादातर मेटल्स मिलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। अब आपको बताना है कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा। तो देखिए फ्री स्टेट में वो एलिमेंट नहीं पाया जाएगा जो रिएक्टिव होगा, और जो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। अब देखिए कम रिएक्टिव एलिमेंट्स में अगर आप देखेंगे, गोल्ड भी कम रिएक्टिव है, सिल्वर भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, और कॉपर भी लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मतलब लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर जिंक देखेंगे तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव, ये कह सकते हैं कि ये मिडिल में आता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, इसलिए ये फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, जो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स। तो देखिए आपको बताना है कौन सा ऐसा मेटल है, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कंबाइंड स्टेट में, मतलब जिनके सल्फाइड ओर्स और ऑक्साइड ओर्स के फॉर्म में वो पाया जाता है, ठीक है। फ्री स्टेट में तो नहीं पाया जाएगा, किस में पाया जाएगा? अपने सल्फाइड ओर्स में और अपने ऑक्साइड ओर में वो पाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कॉपर है, ये भी अगर आप देखेंगे तो सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ सिल्वर जो है ये भी अपने कह सकते हैं कि कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा, जो कि सल्फाइड और ऑक्साइड के ओर के फॉर्म में पाया जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें सी ऑप्शन से ये हो जाएगा कि बोथ कॉपर एंड सिल्वर दे बोथ विल बी फाउंड इन देयर कंबाइंड स्टेट। तो देखिए ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो कॉपर और सिल्वर दोनों के दोनों ही आप देखेंगे तो सल्फाइड ओर और ऑक्साइड ओर दोनों के होते हैं। तो मतलब जब नेचर में, मतलब जब क्रस्ट में देखेंगे इनको, तो अपने सल्फाइड ओर्स और ऑक्साइड ओर्स के फॉर्म में पाए जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। द ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स बिकॉज ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव। अब देखिए ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनके जो ओर्स होंगे वो ओर्स क्या होंगे? तो ओर्स ऑक्साइड के फॉर्म में होंगे। किसके ओर्स होंगे? ऑक्साइड के ओर्स होंगे। अब ये ओर्स ऑक्साइड के ही क्यों है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है और ये मेटल से आसानी से रिएक्ट कर जाता है। तो ये, और साथ ही साथ अगर आप ऑक्सीजन को देखेंगे तो हमारे अर्थ के क्रस्ट में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जो कंटेंट प्रेजेंट है, जो परसेंटेज में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, वो बहुत ही हाई है। हाई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है अर्थ के क्रस्ट में, इसीलिए ऑक्सीजन क्या करती है? रिएक्ट कर जाती है मेटल से। इसीलिए ज़्यादातर जो मेटल्स हमारे क्रस्ट में पाए जाते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? अपने ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कॉपर आप देखेंगे, कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है दिस इज़ ट्रू। नेक्स्ट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। ओर्स माइंड फ्रॉम अर्थ आर यूजली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। अब देखिए ऐसे ओर्स जो अर्थ क्रस्ट से निकाले जाते हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। अब इम्प्योरिटीज़ किस तरीके की होती है? तो उसमें सॉयल हो सकता है, सैंड हो सकती है,
सेल्ट हो सकती है, ठीक है, क्ले हो सकती है, तो इस तरीके की बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होगी और इसको कहा क्या जाता है, तो इसको कहा जाता है गैंग, ठीक है। तो इसको बी ऑप्शन जो है गैंग इसका सही आंसर है। याद रखिएगा, जो डस्ट जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं ओर के अंदर, उसको क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। इसको गैंगू ना पढ़िएगा, इसको गैंग कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया द प्रोसेसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन डैश प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गैंग एंड द ओर। तो देखिए, गैंग की कुछ प्रॉपर्टी और ओर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी गैंग और ओर की, ये क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। और केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के डिफरेंस की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, गैंग और ओर को सेपरेट कर सकते हैं। तो गैंग और ओर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी डिफरेंट होती है और साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो सकती है। और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों चीज़ों को, मतलब गैंग और ओर को आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब गैंग और ओर की फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट है ही है और साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9th क्वेश्चन में कहा गया है, स्टेटमेंट 1 दिया गया है, मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। तो देखिए, ऐसे मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे पाए जाते हैं, नीचे मतलब अगर आप देखेंगे तो कॉपर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, तो ये सब आप देखेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नीचे पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं या अनरिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 में कहा गया द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। अब देखिए, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कॉपर का ऑक्साइड है, ठीक है, अब इसमें से अगर ऑक्सीजन आपको रिमूव करनी है तो आप सीधे सिंपली इसको हीट कर देंगे तो कॉपर की जो ऑक्सीजन होती है वो रिमूव हो जाएगी, मतलब इसके ऑक्साइड जो होते हैं वो तुरंत रिड्यूस हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ हीट करने से, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 भी यहाँ पर सही है, स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पर सही है, तो इसमें आप कहेंगे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दैट बोथ 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। 10th में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिनाबार के बारे में बताया गया। पहली बात याद रखिएगा, सिनाबार एक ओर है, किसका ओर है, मरकरी का ओर है। लेकिन कैसा ओर है मरकरी का, तो एक सल्फाइड ओर है मरकरी का। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है 10th का, वो क्या हो जाएगा, वो इसमें सही हो जाएगा। तो सल्फाइड ओर होता है मरकरी का। अगर फॉर्मूला देखेंगे तो HgS इसका फॉर्मूला होता है सिनाबार का। यहाँ पर देखिए, सिनाबार से जब हम लोग को मरकरी एक्सट्रैक्ट करना होता है तो कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो सबसे पहले सिनाबार लिया, सिनाबार को हीट किया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या होता है कि मरकुरिक ऑक्साइड, मतलब यहाँ पर जो मरकरी ऑक्साइड बन गया और इसके साथ ही साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो गई। अब क्या है कि इस मरकुरिक ऑक्साइड जो यहाँ मरकरी ऑक्साइड जो बन रहा है, इसको फिर से हीट किया गया है, ठीक है। और क्यों हीट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले सल्फाइड था, सल्फाइड से पहले हमने किस में कन्वर्ट किया, ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। अब ऑक्साइड से जो प्योर मेटल है उसको फाइंड आउट करना या एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान होता है। क्यों आसान होता है, क्योंकि उसको डायरेक्टली हीट करेंगे और हम लोग को प्योर मेटल मिल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, कॉपर विच इज़ फाउंड एज Cu2S। तो देखिए, कॉपर किस फॉर्म में पाया जाता है, तो कॉपर अगर क्रस्ट में देखेंगे तो मेनली कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है। इन नेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। अब देखिए, अगर आप कॉपर सल्फाइड को भी डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो इससे आप जो ओर हो, मतलब जो कॉपर सल्फाइड का जो ओर है, उससे आसानी से हम लोग हीट करके एयर की प्रेजेंस में जब उसको हीट करेंगे तो आसानी से हम लोग कॉपर को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है और इसका प्रोसेस जो है वो आगे दिया गया है। प्रोसेस आप देख सकते हैं, जो कॉपर सल्फाइड था पहले इसको हीट किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। और कॉपर जो ऑक्साइड जो बन रहा है ये फिर से क्या करता है, कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर जाता है और फाइनली प्योर मेटल बना देता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का रिलीज़ हो जाता है। तो वही यहाँ पर कहा गया था कि जो कॉपर सल्फाइड है इसको अगर डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे तो कहीं ना कहीं आसानी से हम लोग के पास कॉपर हम लोग को ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला देखिए, कहा गया मेटल्स इन द मिडिल ऑफ रिएक्ट एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव। तो देखिए, यहाँ पर कुछ आप लोग को एलिमेंट्स दिए गए, जैसे आयरन है, जिंक है, लेड है और कॉपर है। इनकी रिएक्टिविटी कैसी है, तो ये मॉडरेट रिएक्टिव है, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है और बहुत कम रिएक्टिव भी नहीं है। तो ठीक है, तो मॉडरेटली रिएक्टिव बिल्कुल सही है। अब देखिए, इसमें सेकेंड में कहा गया दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट्स और इन नेचर। तो ये जो मिडिल एक्टिविटी सीरीज, मिडिल में जो प्रेजेंट होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स, इनका अगर आप देखेंगे तो ये ओर में या नेचर में सल्फाइड ओर के फॉर्म में या कार्बोनेट ओर दोनों के फॉर्म में एग्जिस्ट
करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोनों ही ऑप्शन सही हैं इसमें। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज़ कम्पेयर टू सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। तो देखिए अब जब हम लोग को ऑक्साइड से किसी मेटल को ऑब्टेन करना होता है, याद रखिएगा जब ऑक्साइड से किसी मेटल को ऑब्टेन करना है तो ये प्रोसेस बहुत ईजी होता है, आप सिंपली हीट करके इसको ऑब्टेन कर सकते हो। लेकिन सल्फाइड का ओर दिया है या कार्बोनेट का ओर दिया है तो पहले क्या करना होता है, हमको पहले इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, द प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। तो देखिए अभी हमने आपसे कहा था कि यार सल्फाइड ओर के फॉर्म में कोई पाया जाएगा, कोई भी ओर, ठीक है, तो उसको पहले क्या करते हैं हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। और कैसे कन्वर्ट करते हैं, हीट करते हैं उस ओर को एक्सेस एयर में। याद रखिएगा हीट इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, एक्सेस एयर बोले या प्रेजेंस ऑफ एयर बोले तो एयर की प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, उस ओर को हीट करते हैं। और जब उस ओर को हीट किया जाएगा प्रेजेंस ऑफ एयर में तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रोस्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोस्टिंग कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 देखिए क्या कह रहा है, 14 में कहा गया द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर्स। अब देखिए जब कार्बोनेट ओर्स होंगे और इसको भी क्या किया जाएगा, ऑक्साइड में चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन इसको क्या करते हैं हम लोग, लिमिटेड एयर या एब्सेंस ऑफ एयर में इसको हीट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा जो कैल्सिनेशन होता है वो ये प्रोसेस है। और कैल्सिनेशन किसके लिए होता है, कार्बोनेट ओर्स के लिए होता है। ठीक है, कैल्सिनेशन किसके लिए, कार्बोनेट ओर्स के लिए। तो यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी, याद करने का ही तरीका है, सी से कैल्सिनेशन और सी से कार्बोनेट ओर्स। और याद रखिएगा ये लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में होता है। यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे सल्फाइड का ओर था, मतलब रोस्टिंग प्रोसेस है। तो रोस्टिंग प्रोसेस में क्या किया गया था, पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया गया था तो जिंक ऑक्साइड बन गया था। तो इस जिंक ऑक्साइड को फिर और हीट कर देंगे, ठीक है, या रिडक्शन कर देंगे। तो हीट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, देखिए कार्बन के साथ क्या किया गया है, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट लिया गया है और इससे मतलब जो जिंक ऑक्साइड है उसको रिड्यूस किया गया तो जिंक हम लोग को फाइनली ऑब्टेन हो गया। इसी तरीके से ये जो ऊपर वाला प्रोसेस है तो रोस्टिंग का प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जिंक सल्फाइड की। लेकिन दूसरा प्रोसेस जो है दैट इज़ कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या हो रहा है, हीटिंग तो हो रही है लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में या लिमिटेड ऑक्सीजन में होती है। ठीक है, तो ZnCO3 मतलब जिंक कार्बोनेट को हीट किया गया तो जिंक ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब यहाँ का भी जो जिंक ऑक्साइड है इसकी हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे, जिंक बन जाएगा सॉलिड फॉर्म में और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्योर जिंक ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कार्बन कोक इज यूज्ड टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल, समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। तो देखिए जो कार्बन है अभी हम लोग ने देखा था, जिंक ऑक्साइड जो था, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही थी कार्बन से और क्या बन रहा था, जिंक बन रहा था और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जो कार्बन है उसको किस तरीके से यूज़ किया गया है, तो इसको एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ किया गया। तो ये क्या कर रहा है, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है और जिंक बना रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल सही दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16th क्वेश्चन कह रहा है द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो देखिए यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे दिए गए हैं जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जो हाईली रिएक्टिव हैं। ठीक है, आर यूज्ड एज डैश एजेंट्स बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ देयर फ्रॉम देयर कंपाउंड। मतलब ये जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपने नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो इनको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से यूज़ किया जाता है। तो जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो इनको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3 विद एल्युमिनियम इज़ यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, दिस रिएक्शन इज़ नोन एज डैश। तो देखिए जो रिएक्शन है इसको कौन सी रिएक्शन बोला जाता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसको कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। और थर्माइट रिएक्शन में होता क्या है कि जो एल्युमिनियम पाउडर होता है किसके साथ रिएक्ट करता है, आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, याद रखिएगा, ये बना देगा Al2O3 बना देगा और साथ ही साथ आयरन निकल जाएगा प्योर फॉर्म में।
ठीक है। तो इसमें जो हीट बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है, इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इसी हीट की वजह से क्या होता है, इसको यूज़ किया जाता है कहाँ पर, हम लोग यूज़ करते हैं मतलब वेल्डिंग करने के लिए, जो ट्रैक्स होते हैं, जो क्रैक्ड मशीन पार्ट्स होते हैं, उसको फिक्स करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया, द मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज़ आर वेरी रिएक्टिव। तो देखिए ऐसे मेटल्स जो बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। तो क्या उनको ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं कंपाउंड से, बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला भी स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। मतलब जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके कंपाउंड्स को डायरेक्टली कार्बन के साथ हीट करके हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं मेटल को उसमें से। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। असर्शन में दिया गया, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। तो देखिए कार्बन जो है वो ऑक्साइड, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, तो कार्बन सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम को अलग नहीं कर सकता और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कही गई है। ऐसे जितने भी रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो इनके जितने भी ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है, इनके जितने भी ऑक्साइड्स होंगे, इनको रिमूव करने का काम कार्बन नहीं कर सकता। और रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, क्योंकि जो मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो ये जो सोडियम मेटल है, ये ज़्यादा मतलब इसकी एफिनिटी है, कह सकते हैं इसकी पकड़ ऑक्सीजन से ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से कार्बन इसकी तरफ नहीं जा पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग जो प्रोसेस यूज़ करते हैं, कौन सा यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यूज़ करते हैं हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए। तो याद रखिएगा इस बात को कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए जो एक्सट्रैक्शन का तरीका होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर असर्शन भी सही था और रीज़न भी सही था, और जो रीज़न है उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है असर्शन का, तो ये तीनों ही मतलब बातें सही हैं। तो इसमें ए ऑप्शन है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20th क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ नॉट ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड्स। अब देखिए आपको बताना है कौन सा ऐसा मेटल है जो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करके ऑब्टेन नहीं कर सकते, मतलब जिसका एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलिसिस करके नहीं हो सकता उसके क्लोराइड का। ठीक है, जैसे NaCl है, तो NaCl अगर आप देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, Na अलग मिल जाता है, क्लोरीन गैस अलग मिल जाती है, तो हम लोग इसको आसानी से प्योरीफाई कर सकते हैं। तो ये काम सोडियम में हो सकता है, मैग्नीशियम में हो सकता है, कैल्शियम में हो सकता है, लेकिन जिंक में नहीं हो सकता। तो ये जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वाला प्रोसेस है, ये मेनली हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें ही हो सकता है। मीडियम रिएक्टिव या लो रिएक्टिव में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 21 पे देखेंगे। 21 क्वेश्चन देखिए क्या, तो देखिए 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो कॉपर की होती है, उससे रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया, पहले में कहा गया द इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। बिल्कुल ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है कॉपर की रिफाइनिंग के लिए, वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, एसिडिफाइड होता है वो भी। सेकंड में कहा गया द एनोड इज़ इम्प्योर कॉपर। जो एनोड होता है, एनोड याद रखिएगा एक बात आप लोग को समझनी है, कैटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, कैथोड जो होगा वो कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। कैथोड कैसा होगा, देखिए कैटायन पॉजिटिव हो गया तो कैथोड निगेटिव हो गया। इसी तरीके से एनायन क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा निगेटिव, एनायन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो एनोड क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये बात आप लोग को थोड़ी सी याद रखनी है हमेशा। तो जो एनोड यहाँ पर है वो क्या है, इम्प्योर कॉपर होता है, लेकिन जो कैथोड होता है वो क्या होता है, प्योर कॉपर की स्ट्रिप होती है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया गया, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट प्योर कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। अब देखिए जब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो क्या होगा कि जो प्योर कॉपर होता है वो कहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए 21st क्वेश्चन में तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए, कोई भी गलत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि गलत पूछा गया था तो कोई भी गलत नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 22 में आएंगे, उससे पहले यहाँ पर थोड़ी सी बात देख लेते हैं। देखिए क्या कहा गया, मैनी मेटल सच एस कॉपर, जिंक, टिन, लेड, निकल, ये सब जो दिए गए हैं आपको, इनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिकली मतलब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से भी क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस, अब देखिए इस प्रोसेस में होता क्या है, इम्प्योर मेटल इज़ मेड द एनोड। अब देखिए जो इम्प्योर मेटल है, याद रखिएगा जो हमने ब्लैक से बोल्ड कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इम्प्योर मेटल होते हैं उनको क्या बनाते हैं हम लोग, एनोड बनाते हैं, और जो प्योर मेटल होता है उसको क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एनोड है, और एनोड क्या होता है, एनोड अगर आप देखेंगे होता है इम्प्योर मेटल। तो ये वाला इम्प्योर मेटल है और ये आपका प्योर मेटल है, ठीक है। जो प्योर मेटल होगा वो आपका कैथोड होगा। इसके बाद जो सॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो मेटलिक सॉल्ट होता है, मतलब जो सोल्यूशन होगा इसके अंदर पड़ा हुआ जो ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा है वो मेटलिक सॉल्ट होगा। इसके बाद क्या है, जैसे ही करंट पास करेंगे, जैसे ही बैटरी में स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, प्योर मेटल जो होगा वो क्या होगा, प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। अब जो प्योर मेटल है वो एनोड से कहाँ पहुँच जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में पहुँच जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि एन इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। अब जो प्योर मेटल इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पहुँचा वो किसकी तरफ जाएगा, वो मतलब डिपॉजिट होने लग जाता है कैथोड की तरफ, ठीक है। अब इसमें दो बातें और आप लोगों को समझनी है कि जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मतलब जो ऐसी इम्प्योरिटी जो इस सॉल्यूशन में घुल जाएंगी, ये इम्प्योरिटीज़ इस सॉल्यूशन में घुली रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं जो इनसॉल्यूबल रहती हैं और वो क्या होती हैं, सेटल डाउन हो जाती है और उनको क्या कहा जाता है, एनोड मड कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राउन कलर का दिख रहा होगा, तो इसको क्या कहा जाता है, एनोड मड कहा जाता है। और ये जो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है या जो सॉल्यूशन है इसके अंदर घुल नहीं पाती है, डिसॉल्व नहीं हो पाती है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब देखिए जो सिल्वर आर्टिकल जो होते हैं, मतलब सिल्वर के जो सब्सटेंसेस होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो अगर आप देखेंगे तो अगर उनको एयर में रख दिया जाता है तो उनके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है। और वो कोटिंग किसकी आ जाती है आपको बताना है, तो एक कोटिंग होती है सिल्वर सल्फाइड की। बच्चे यहाँ पर Ag2O कर देते हैं, सिल्वर ऑक्साइड कर देते हैं, लेकिन सिल्वर ऑक्साइड की कोटिंग नहीं होती है। किसकी कोटिंग होती है, सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग होती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 में कहा गया कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कॉपर जो है ये किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्ट का मतलब ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड जिसके अंदर वाटर भी होता है, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। और क्या होता है कि स्लोली लूजेज इट शाइनी ब्राउन। अब देखिए इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि जो उसका शाइन होता है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है, और जो ब्राउन कलर का कॉपर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कोटिंग उस पर एक आ जाती है। अब ये जो ग्रीन कोटिंग आ रही है किसकी है, तो कॉपर कार्बोनेट की है। तो कॉपर कार्बोनेट और साथ ही साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड भी होता है, दोनों बातें याद रखिएगा। अगर दोनों ऑप्शन होते तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही होते। तो कॉपर कार्बोनेट की यहाँ पर कोटिंग आ जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ डैश फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। अब देखिए आयरन को अगर एयर में रख दिया गया तो आपको पता है आयरन मॉइस्ट एयर से तुरंत रिएक्ट करके क्या बना देगा, Fe2O3 बना देगा, डॉट XH2O बना देगा, जिसको रस्ट कहते हैं। फॉर्मूला याद रस्ट का याद रखिएगा, Fe2O3 डॉट XH2O रस्ट का फॉर्मूला होता है। अब इसकी जो कोटिंग होगी वो बहुत ही मतलब खुरदुरी होती है, बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर की हो जाती है। और ये कलर ही आपसे पूछा गया था किस कलर की कोटिंग होती है, तो किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की कोटिंग या रेडिश ब्राउन कोटिंग आप लोग को देखने को मिलेगी, किसकी, रस्ट की। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 क्वेश्चन में कहा गया है गैल्वनाइजेशन इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन। तो देखिए स्टील को, आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेथड होता है, ठीक है, कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए जो मेथड होता है उसको कहते हैं गैल्वनाइजेशन। और गैल्वनाइजेशन में क्या होता है, एक थिन लेयर चढ़ा दी जाती है, किसकी, जिंक की थिन लेयर चढ़ा दी जाती है। किस पे, आयरन पे। जैसे मान लिया आयरन का आर्टिकल है तो इस पर थिन लेयर चढ़ा दी जाएगी, किसकी, जिंक की, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड बन जाता है और ये जिंक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडेशन को रोक देता है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया प्योर आयरन जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, आसानी से इसको स्ट्रेच कर सकते हैं जब इसको गर्म किया जाएगा, लेकिन जब इसको मिक्स किया जाता है छोटे से अमाउंट, आपको बताना किसके अमाउंट के साथ, मतलब किसके साथ मिक्स किया जाएगा, तो ये हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो आयरन जो है वो कैसा है, आयरन सॉफ्ट है और आसानी से उसको हीट करके हम लोग उसका शेप साइज सब चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब उसको कार्बन के साथ मिक्स किया जाएगा, याद रखिए 0.05% कार्बन के साथ भी अगर उसको मिक्स कर दिया जाएगा तो वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और जब इसको कार्बन के साथ मिक्स कर देते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, स्टील बोला जाता है। बात आप लोग को याद रखनी है।
नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कहा गया व्हेन आयरन इज़ मिक्सड विद निकल। अब देखिए आयरन जो है जब उसको निकल के साथ मिक्स किया जाएगा, क्रोमियम के साथ मिक्स किया जाएगा, मतलब जब आयरन है, आयरन में दो चीज़ें और आ गई, क्रोमियम आ गया, निकल आ गया, तब इससे कौन सी चीज़ हो जाएगी, Na होता है निकल, याद रखिएगा। तो हार्ड भी हो जाएगा और साथ ही साथ रस्ट कभी नहीं होगा, ठीक है, मतलब हार्डनेस भी हो जाती है थोड़ी बहुत क्योंकि उसके अंदर कार्बन होता है, और निकल भी कहीं ना कहीं हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें बढ़ाता है। लेकिन जो क्रोमियम है मेनली क्या करता है, उसको एंटी रस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, मतलब उसमें कोई जंग नहीं लगने देगा, और इससे जो कार्बन बनती है दैट इज़ कॉल्ड स्टेनलेस स्टील। मतलब इससे जो आयरन बनेगा, मतलब जो एलॉय बनेगा वो क्या कहलाता है, स्टेनलेस स्टील कहलाता है, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील में याद रखिएगा आयरन होता है, ठीक है, कार्बन भी होता है, और यहाँ पर क्रोमियम भी होता है, और साथ ही साथ निकल भी होता है। तो ये चार चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगी किसमें, स्टेनलेस स्टील में। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं एन एलॉय इज़ डैश मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो देखिए एलॉय जो होता है किसका, कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो जो एलॉय हैं याद रखिएगा होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, दो मेटल के हो सकते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल का भी हो सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए इसमें कहा गया करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है इनमें से कौन सा है। अब प्योर गोल्ड जो होता है वो कैसा होता है, 24 कैरेट गोल्ड जो होता है प्योर गोल्ड होता है, और ये बहुत सॉफ्ट होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज़ देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। अब देखिए इतना सॉफ्ट होता है 24 कैरेट गोल्ड कि उसकी ज्वेलरी आसानी से बनाई नहीं जा सकती क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पे आते हैं इट इज़ एलॉयड। अब देखिए मतलब इसमें गोल्ड में मिक्स किया जाता है सिल्वर को, कॉपर को, जिससे ये क्या हो सके, हार्ड हो सके। तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं वो सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, और हार्ड हो जाएगा तो इसकी ज्वेलरी आसानी से बन जाएगी। 30th पे आते हैं। 30th में देखिए दो ऑप्शन दिए गए। इन इंडिया 22 कैरेट गोल्ड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। देखिए इंडिया में अगर आप देखेंगे तो मेनली 22 कैरेट गोल्ड जो होता है उसको प्योर गोल्ड कहते हैं, और 18 कैरेट गोल्ड की भी ज्वेलरी बनती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 22 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, बिल्कुल सही है। और इट मीन्स 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड इज़ एलॉयड विद 2 पार्ट्स ऑफ आइदर कॉपर और सिल्वर। अब देखिए इसका मतलब क्या है, 24 कैरेट होता ही होता है, इसमें से 22 कैरेट जो है आपका प्योर गोल्ड है, लेकिन 2 पार्ट जो है इसके क्या है, कॉपर है या तो वो सिल्वर है। तो ये जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 क्वेश्चन कह रहा है इफ़ वन ऑफ द मेटल इज डैश इन द एलॉय इज़ नोन एज अमलगम। तो देखिए अमलगम एक एलॉय होता है, लेकिन उस एलॉय में याद रखिएगा मरकरी का होना जरूरी है। तो अमलगम वो एलॉय होता है जिसमें एक मरकरी कॉन्स्टिट्यूएंट जरूर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज डैश देन प्योर मेटल। देखिए जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ये प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ मेल्टिंग पॉइंट जो एलॉय की होती है क्या होती हैं, लेस होती हैं। किससे लेस होती हैं, उनके प्योर मेटल से कम होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं ब्रास के बारे में पूछा गया है। ब्रास जो है किसका एलॉय है, तो ब्रास जो है ये एलॉय कॉपर का है और साथ ही साथ जिंक का है, ठीक है। तो CuZn किसका एलॉय होता है, ब्रास का एलॉय होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे कहा गया ब्रॉन्ज के बारे में पूछा गया, तो ब्रॉन्ज किसका एलॉय है, तो कॉपर और टिन का जो एलॉय होता है उसको क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज कहते हैं, ठीक है। तो कॉपर और टिन का एलॉय ब्रॉन्ज होता है, और कॉपर और मतलब अभी हम लोग ने ब्रास देखा था, ब्रास का एलॉय जो होगा वो क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। और याद रखिएगा जो ब्रॉन्ज होता है ये गुड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, ठीक है। ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। इसमें कहा गया है मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट आर दी ओर्स ऑफ। तो देखिए यहाँ पर 2 ओर आपसे पूछे गए हैं, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट किसके ओर हैं, तो याद रखिएगा ये आयरन के ओर होते हैं, ठीक है। और एल्युमिनियम का वो ओर आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया आता है, ये क्या होता है, बॉक्साइट होता है, ठीक है। तो बॉक्साइट इज़ दी ओर ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, और कहीं ना कहीं सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस किए। और जो क्वेश्चन नंबर 36 है इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हालांकि इसका आंसर आपको बता देते हैं, इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिलेंगे, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो इसमें नन ऑफ दी अबव इसमें सही होगा। बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसको आप पढ़ेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ मतलब अभी क्वेश्चंस थे जो अभी हम लोग डिस्कस किए। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमने देखिए नंबर यहाँ पर लिख दिया है 6392017039। इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, और सिर्फ 10 रुपये की PDF है। अगर आप लोग पेमेंट करेंगे तो आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल नहीं रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पर एक और नए सेशन के साथ फिर से मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद। और प्लेलिस्ट को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।